लेट्स माइक बयानबाजी। लेट्स माइक बयानबाजी। आइए जानते हैं ऐसे कुछ अहम बयानों के बारे में जिनका पड़ता है देश विदेश की घटनाओं पर असर। सबसे पहले बात बिहार चुनाव की। बिहार चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है और सियासी हलचल मचा दी है। एक चुनावी रैली के दौरान उन्होंने कहा कि मुस्लिम समुदाय सरकार की योजनाओं का लाभ तो उठाता है लेकिन बीजेपी को वोट नहीं देता। आयुष्मान कार्ड मिला, कहा हाँ मिला। हिंदू मुसलमान हुआ, कहा नहीं हुआ। हमके लिए बड़ा अच्छा, आपने हमको वोट दिया था, कहा हाँ दिया था। हमके जड़ी खुदा का नाम लेके बोलिए तो कहा नहीं दिया था। हमने कहा नरेंद्र मोदी ने गाली दिया था तो नहीं, हमने गाली दिया था तो नहीं। मैंने कहा तो मेरी गलती क्या थी? जो किसी के उपकार को ना उपकार माने उसको नमक हराम क्या बोलते हैं? अरे जो किसी का उपकार ना माने उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? मैंने कहा मौलवी साहब मुझे नमक हरामों का वोट नहीं चाहिए। मैं ये कहता हूं आपसे कि आज क्या कारण है जो लोग कसम खा लिए हैं? क्या ये सड़कें बनी है केवल एनडीए के लोगों की गाड़ी जाने के लिए? मुझे एक नौजवान ने आज मुख्यमंत्री जी कहा मेरी गाड़ी चलती थी टैंक लॉरी, उसमें 3 महीना में टायर खराब होता था, आज 3 साल चलता है। गाड़ियों का मेंटेनेंस, ये बिहार बदला हुआ बिहार है। उधर शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने गिरिराज सिंह के इस बयान पर पलटवार किया और दावा किया कि 2014 में मुसलमानों ने मोदी को वोट दिया था और बिहार और उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी को वोट मिले हैं। उन्होंने कहा कि अब हिंदू भी बीजेपी को वोट नहीं दे रहे और बीजेपी वोट चोरी के जरिए सत्ता में बनी हुई है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से गिरिराज सिंह को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की। अगर किसी को नमक हराम कहा है उसका मतलब कोई नमक हराम नहीं होता है ना। बात ऐसे, उसने नमक हराम क्यों कहा कि गिरिराज सिंह जी कहते हैं, जो केंद्रीय मंत्री है, कि केंद्र के सभी योजनाओं का लाभ मुसलमान उठाते हैं, करेक्ट, और हमको वोट नहीं देते। ये सरासर गलत है। बहुत से ऐसी जगह है जहां मुसलमानों ने 2014 में मोदी को भर भर के वोट दिया है। यूपी में दिया है, बिहार में दिया है। तो आप उनको नमक हराम, आपको वोट नहीं दिया इसलिए आपके नमक हराम है देश के लोग? आपको अधिकार किसने दिया किसी एक जाति को? तो आपको तो इस देश में बड़ी संख्या में हिंदुओं ने वोट नहीं दिया है। महाराष्ट्र में नहीं दिया लोकसभा में वोट, बंगाल में नहीं दिया है, केरल में नहीं दिया है, जम्मू कश्मीर में नहीं दिया है, कर्नाटक में नहीं दिया है। तो क्या हिंदू को भी आप नमक हराम कहेंगे? मिस्टर गिरिराज सिंह, आप वोट चोरी करके चुनकर आए हैं, आपको तो हिंदुओं ने भी वोट नहीं दिया है। तो क्या आप मुसलमानों के साथ जिस हिंदुओं का नमक आप खाते हो सत्ता का, आप उनको भी नमक हराम कहेंगे क्या? इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल अगर कोई केंद्रीय मंत्री करता है तो मोदी जी ने उसको तुरंत मंत्रिमंडल से हटाना चाहिए। चिराग पासवान ने विपक्षी गठबंधन इंडिया की बिहार चुनाव में फ्रेंडली फाइट की अवधारणा पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ने का मतलब एक दूसरे को हराना है, फ्रेंडली फाइट जैसी कोई चीज नहीं हो सकती। पासवान का ये बयान ऐसे वक्त आया है जब इंडिया गठबंधन के घटक दलों ने 8 सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार उतारने का फैसला लिया है।
ये फ्रेंडली फाइट का कंसेप्ट ही नहीं समझ में आता। आइदर यू आर फाइटिंग और यू आर नॉट फाइटिंग, देयर इज नथिंग कॉल्ड फ्रेंडली फाइट। आप एक दूसरे को हराने का प्रयास कर रहे हैं, इसमें फ्रेंडली फाइट कहाँ से आई? आप चाहेंगे कि भैया राजद हारे, जहाँ पे कांग्रेस ने उम्मीदवार दिया हुआ है, कांग्रेस चाहेगी कि राजद हारे, राजद चाहेगी कांग्रेस हारे, तो कोई फ्रेंडली फाइट नहीं है। एक दूसरे को हराने की सोच के साथ ये लोग वहाँ पर उतरे हैं। हकीकत है कि महागठबंधन में ना कभी कुछ ठीक था, ना ठीक है, ना आगे ठीक रहेगा। ये ऐसे महत्वाकांक्षी दलों का गठबंधन है। अब इसमें ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको बिहार की चिंता नहीं है, बट चुनाव के बाद, अभी तो जीते नहीं बट पहले ही कि हमें कौन सा पद मिलेगा, कौन सा पद नहीं मिलेगा। तो जो आपस में अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए लड़ रहे हों, उनके साथ यही हर्ष होगा। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के भीतर दरार और गहरी हो गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता मनोज पांडे ने महागठबंधन की ओर से उनकी पार्टी को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया और चेतावनी दी कि परिणाम सही नहीं होंगे। इस गठबंधन के भीतर सीटों के बंटवारे को लेकर खींचतान बढ़ती जा रही है। देखिए, वार्ता तो दो तरफा तीन तरफा सब हो रहा था, लेकिन जब हमें रेस्पॉन्स पॉजिटिव नहीं मिलने लगा, हमें जितनी सीटें चाहिए उतनी सीटें देने से इनकार किया जाने लगा, तो एक राजनीतिक दल के पास विकल्प क्या बचता है? हमें अपनी पहचान भी बचानी है, हमें अपना जनाधार भी बढ़ाना है, हमें एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में पहचान बनाने की भी एक मंसूबा है। तो फिर दूसरा विकल्प बचता नहीं है। हम चुनाव लड़ेंगे, मजबूती के साथ लड़ेंगे। यह फैसला हो चुका है, 6 सीटों की घोषणा हो चुकी है, उम्मीदवारों की घोषणा भी आज हो जाएगी। जरूरत पड़ी तो हो सकता है और कुछ सीटों पर हम उम्मीदवार उतारेंगे। पहले आपने कहा था कि 12 सीटों पर लड़ेंगे, लेकिन कहां पेच फंस गया जो आप लोगों को अकेले चुनाव में जाना पड़ा? देखिए, गठबंधन में सभी दलों से रायशुमारी करके एक राय बनाई जाती है, परंतु अफसोस कि वो राय नहीं बन पाई। हमें कमतर आंका गया, हमें अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है, और हमारी नेता, हमारी पार्टी की क्षमता को पूरे देश ने देखा है। कैसे हम लोगों ने विपरीत परिस्थितियों में तानाशाही ताकतों को पछाड़ा था और राजनीतिक रूप से पटकनी दी थी। तो वही नेता है ना हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन जी। आज बिहार में भी हमारे लोग जो है, हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों में हमारा जो जनाधार है, वहां जलवा दिखता। इंडिया गठबंधन और मजबूती के साथ सामने आता अगर हम साथ रहेंगे तो। बिहार में कांग्रेस नेता उदित राज ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा के मुख्यमंत्री और नेता जनता की समस्याओं पर ध्यान देने की बजाय केवल चुनाव प्रचार में लगे रहते हैं। इंडिया अलायंस का भी जल्दी से घोषणा हो जाएगी और वो तो चुनाव ही लड़ते हैं और काम ही है केवल चुनाव लड़ना उनका, और गवर्नेंस के ऊपर तो ध्यान देते नहीं हैं। उनके पास साधन भी है, सरकार भी है उनकी, लेकिन हमारा कैंपेन इनसे पहले शुरू हो गया था। जो वोटर अधिकार बचाओ यात्रा था, वो बहुत जबरदस्त कैंपेन था, उसका असर पड़ेगा। अगर 2-4 दिन हमारा लेट है तो हम इसको भरपाई कर लेंगे। जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पर बिहार बीजेपी ने पलटवार किया है। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि पीके के बयान को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। बिहार की जनता समझदार है। राज्य में असली मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच है। बाकी दल सिर्फ चुनावी माहौल में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दिखा जाए, यानी कि प्रशांत किशोर वो कह रहे हैं कि महागठबंधन का सीट तो अभी तय हो ही नहीं पाया, कौन क्या करेगा, लेकिन उनका ये कहना है कि सीधी तौर पर यहाँ पर लड़ाई एनडीए और प्रशांत किशोर की पार्टी में। अभी मानते ऐसा है? देखिए, ये भी एक चुनावी रणनीति का हिस्सा है। वो जानबूझ करके एनडीए के साथ अपना ये चुनाव रणनीति है, ये जनता समझ रही है। बिहार की जनता स्पष्ट, जो जाहिल भी, बेवकूफ भी, जो पढ़ा लिखा भी नहीं होगा, वो भी समझ रही है कि यहां पर महागठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच चुनाव है। जबरदस्ती कोई अगर अपने आप को महागठबंधन और एनडीए गठबंधन आमने सामने चुनाव में है, तो आप मान रहे कि पीके जबरदस्ती वो कर रहे हैं? अब मैंने कहा ना कि मेरा सीधा टकराव या लड़ाई
महागठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच है। थर्ड फैक्टर तो चुनाव के बाद पता चलता है। अब बात पश्चिम बंगाल में बीजेपी के वरिष्ठ नेता दिलीप घोष ने दार्जिलिंग से बीजेपी सांसद राजू बिस्ता के काफिले पर हुए कथित हमले को लेकर राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। घोष ने कहा कि बंगाल में हर जगह हिंसा बढ़ती जा रही है। तृणमूल कांग्रेस लोगों को डराकर चुनाव जीतना चाहती है। यहाँ सांसद और विधायक तक सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता चुनाव में कैसे भाग लेगी। राजू बिस्ता कंधे पर हमला। बंगाल में सब जगह हिंसा बढ़ रहा है। टीएमसी चुनाव जबरदस्ती डरा के जीतना चाह रही है। जितना एसआईआर होने की संभावना बढ़ रहा है, उतना टेंशन, उतना उनकी भाषा बदल रही है, रवैया बदल रही है। यहाँ जनप्रतिनिधि एमएलए एमपी अगर नहीं घूम सकते हैं, लोगों से नहीं मिल सकते हैं, तो चुनाव कैसे होगा? लोकतंत्र कहाँ है? ऐसे लोगों का सुरक्षा नहीं है तो आम जनता कैसे चुनाव में भाग लेगी? अयोध्या में इस साल का दीपोत्सव पहले से ज्यादा भव्य और दिव्य होने जा रहा है। अयोध्या के जिलाधिकारी निखिल टीकाराम फुंडे ने इस आयोजन को ऐतिहासिक बनाने की बात कही। उन्होंने बताया कि 2100 से ज्यादा लोग सरयू की आरती करेंगे और 26,11,101 दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। पुलिस की एक ज्वाइंट बैठक हुई है, किस तरह से ब्रीफ किया गया, कल भी बड़ा प्रोग्राम है, नया वर्ल्ड रिकॉर्ड आज और कल बनेगा उस पर आयोजन। जी, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोग यहाँ पर दीपोत्सव का आयोजन करा रहे हैं। प्रयास रहेगा कि वो पिछले वर्षों से भव्य और भी ज़्यादा दिव्य हो। हम लोग यहाँ पर 2 विश्व कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, जिसको कि हम लोग गिनीज रिकॉर्ड बुक में दर्ज कराएंगे। 2100 से अधिक लोगों द्वारा यहाँ पर सरयू जी की आरती कराई जाएगी। इसके साथ साथ 26,11,101 से अधिक दियों को भी यहाँ पर प्रज्वलित किया जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पर हम लोगों ने लेजर शो, प्रोजेक्शन मैपिंग शो, उसके साथ साथ ड्रोन शो और आतिशबाजी, ग्रीन आतिशबाजी का शो भी रखा हुआ है। यहाँ पर लगभग 5 देशों के अंतर्राष्ट्रीय कलाकार आएंगे। साथ ही साथ हमारे प्रदेश के और हमारे देश के भी कलाकार यहाँ पर रामलीलाओं का मंचन करेंगे। 5 इस बार कौन से 5 देश होंगे? क्योंकि हर बार देखने को आता है कि रोमांचक होता है, खुद मुख्यमंत्री भी उसमें शामिल होते हैं, फिर वो खुद इनाम भी देते हैं, अवार्ड भी। इस बार जो सूचना प्राप्त हुई है उसके अनुसार श्रीलंका, नेपाल, रूस, उसके साथ थाईलैंड और इंडोनेशिया, इन 5 देशों के कलाकार यहाँ आने के लिए आ चुके हैं इनफैक्ट, और उन लोगों ने आज यहाँ पर रामलला जी के दर्शन भी किए हैं और कल उन लोगों द्वारा यहाँ पर जो अपनी प्रस्तुतियाँ है उसको रखा जाएगा। केरल के कोट्टायम में आयोजित एक कार्यक्रम में राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री आर बिंदु ने केरल को 2031 तक हायर एजुकेशन का ग्लोबल हब बनाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि केरल में पहले से ही साक्षरता दर 94% है और यहां 1.2 मिलियन स्टूडेंट्स को शिक्षा प्रदान की जा रही है। കേരളത്തിന് പുറത്തുനിന്നും രാജ്യത്തിന്റെ അതിർത്തികൾക്കപ്പുറത്തുനിന്നും വിദ്യാർത്ഥികൾ അറിവ് തേടി കേരളത്തിലെത്തുന്ന വിധത്തിൽ കേരളത്തെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ഹബ്ബാക്കി മാറ്റണം എന്നുള്ളതാണ്. 2031 ആകുമ്പോഴേക്കും അത്തരത്തിലൊരു ആഗോള ഹബ്ബായി കേരളത്തെ മാറ്റാനാണ് നമ്മുടെ പരിശ്രമം. പ്രതിവർഷം ചുരുങ്ങിയത് 10,000 അന്താരാഷ്ട്ര വിദ്യാർത്ഥികളെയും സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തു നിന്നുള്ള 30,000 വിദ്യാർത്ഥികളെയും എങ്കിലും നമ്മുടെ കോളേജുകളിലേക്കും സർവകലാശാലകളിലേക്കും ആകർഷിക്കാൻ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുകയാണ്. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പഠിതാക്കൾ, വിദ്യാർത്ഥികൾ മാത്രമല്ല പണ്ഡിതന്മാരും പ്രൊഫഷണലുകളുമെല്ലാം കേരളത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടണം. വൈവിധ്യമാർന്നതും ലോക നിലവാരത്തിലുള്ളതും കരിയർ അധിഷ്ഠിതവുമായ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. അതായത് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വിവിധ വൈജ്ഞാനിക മേഖലകളിൽ അറിവന്വേഷണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വിദഗ്ധരും പണ്ഡിതരുമെല്ലാമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിജീവികളും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ളവർ അവരുടെ അന്വേഷണങ്ങളെ പിന്തുടർന്ന് എത്തിച്ചേരുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കേന്ദ്രമായിട്ട്, ലോകത്തിലെ തന്നെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു വൈജ്ഞാനിക കേന്ദ്രമായിട്ട് കേരളത്തെ നമ്മൾ മാറ്റേണ്ടതുണ്ട്. ये थे आज के कुछ अहम बयान। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic.
Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.